नमस्ते। ददरा अकादमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण में हम लोगों ने संधि का प्रथम भाग जो स्वर संधि होता है उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे हैं। व्यंजन संधि में भी हमने 3 नियमों पर अध्ययन कर लिया है। हम इन नियमों का अध्ययन करते हैं तो व्यंजन संधि में 3 शब्द युग्म ऐसे प्राप्त होते हैं जिनके मूल स्वरूप को लेकर के काफी मतभेद है। वह युग्म होते हैं कि उद है या उत है, तद है या तत है, सत है या सद है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग उद या उत, तद या तत, सत या सद इनके विषय में अध्ययन करते हैं। तो आज हमारे चर्चा का बिंदु है तद या तत, उद या उत, सत या सद। आज हमारे चर्चा का जो बिंदु है, हमारे अध्ययन का जो बिंदु है वह है तद या तत, उद या उत, सत या सद। हम लोग विभिन्न पुस्तकों का जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि किसी पुस्तक में उद को मानक माना गया है तो किसी पुस्तक में उत को मान करके संधि किया गया है। किसी पुस्तक में तद को संधि माना गया है तो किसी में तत को, किसी में सद को माना गया है तो किसी में सद को। हम लोग आगे उदाहरणों के द्वारा देखेंगे कि कुछ शब्द जो होते हैं वह उद के साथ संधि की क्रिया करेंगे तो उत के साथ क्या करेंगे, संयोग कर लेंगे। ऐसी ही स्थितियां तद, तत, सत और सद के भी साथ होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले उत और उद के विषय में देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले किसके विषय में देखेंगे, उद अथवा उत। हम लोग जो प्राचीन हमारे विद्वान हैं उनके भी कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे और हमारे जो इस समय नवीन विद्वान हैं जिनकी पुस्तकें इस समय काफी प्रचलित हैं उनके भी मंतव्य को समझेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में उक्त शब्दांशों के मूल स्वरूप को लेकर के मतभेद है। उत व उद में कौन सा उपसर्ग मूल है, इस संबंध में भी काफी मतभेद है। इस संबंध में एक विद्वान हुए हैं पंडित भीमसेन शास्त्री, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, इन्होंने इस पर अपनी एक टिप्पणी लिखी है जो भैमी व्याख्या के नाम से जानी जाती है। जो भैमी व्याख्या के नाम से जानती है, इसके लेखक हैं पंडित भीमसेन शास्त्री। पंडित भीमसेन शास्त्री ने अपनी पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी, जो उन्होंने भैमी व्याख्या के रूप में उसका वर्णन किया है, उसमें उन्होंने उद को ही मूल उपसर्ग माना। उसने पंडित भीमसेन शास्त्री ने किसको मूल उपसर्ग माना है, तो उन्होंने उद को मूल उपसर्ग माना है। किसको मूल उपसर्ग माना है, उद को मूल उपसर्ग माना है। इसी प्रकार से कुछ विद्वान ऐसे हैं, एक महान विद्वान संस्कृत के हुए जिन्होंने लिखा निघंटु तथा निरुक्त। इसके लेखक है महर्षि यास्क। महर्षि यास्क ने अपनी पुस्तक निघंटु तथा निरुक्त में भी किसको मूल उपसर्ग माना है, तो उन्होंने उद को ही मूल उपसर्ग माना है। यानी उद के विषय में हम लोगों ने 2 विद्वानों का मत जाना है। इसी प्रकार से एक पुस्तक और है
संस्कृत हिंदी कोश, संस्कृत हिंदी कोश है, संस्कृत हिंदी कोश है। इसमें भी उद को ही मूल उपसर्ग मान करके शब्दों की रचना किया गया है। इसके जो लेखक हैं वह हैं वामन शिवराम आप्टे। वामन शिवराम आप्टे, इन्होंने अपने पुस्तक संस्कृत हिंदी कोश में उद को मूल उपसर्ग मान करके शब्दों की व्युत्पत्ति किया है। एक और ग्रंथ है, वह है एक ग्रंथ और है, वह है संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ, इसके लेखक हैं चतुर्वेदी। चतुर्वेदी पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, चतुर्वेदी पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा और तारणीश झा जो चौथी पुस्तक का उदाहरण दिया गया है संस्कृत शब्दार्थ कोश, उसको चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा व पंडित तारणीश झा ने भी जो शब्दों की व्युत्पत्ति किया हुआ है, कौन सा उपसर्ग मान करके किया है? उद उपसर्ग मान करके किया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उद उपसर्ग जो होता है वही क्या है? वही मूल उपसर्ग है। मूल उपसर्ग क्या है? यही उद है। उद, इन सब ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि मूल उपसर्ग क्या है? उद है। आधुनिक काल में जो विद्वान हुए हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उद को और उत को दोनों को ही मूल उपसर्ग मान लिया है। हालांकि इतने मूर्धन्य विद्वान से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह दोनों को ही मूल उपसर्ग मान लेते, लेकिन पता नहीं कौन सी परिस्थितियां थी कि उनके रचना एक महान रचना है, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में उद और उत दोनों को दिया है। फिर हमने देखा एक पुस्तक और, पंडित वासुदेव नंदन प्रसाद, पंडित वासुदेव नंदन प्रसाद, उन्होंने भी उत और उद दोनों को ही मूल उपसर्ग की श्रेणी में रखा है। फिर हमने देखा परिष्कार वर्ड की एक किताब आती है डॉक्टर राघव प्रकाश की, डॉक्टर राघव प्रकाश की, तो उन्होंने उद को मूल उपसर्ग माना है। उसी प्रकार एक पुस्तक और आती है, डॉक्टर KR महिया जी, इन्होंने भी कुछ शब्दों का उत्पत्ति उद के साथ किया है, तो कुछ शब्दों की उत्पत्ति उद के साथ किया हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के एक संशय की स्थिति बनती है कि हम लोग संधि की क्रिया करते समय उद को लेकर के करें या उत को लेकर के करें, क्योंकि उद के पक्ष में अधिक प्रमाण उपलब्ध है, इसलिए संधि की क्रिया करते समय हमें उद को ही मूल उपसर्ग मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस पर कोई शोध कार्य कर नहीं रहे हैं। हम लोगों का अध्ययन कार्य परीक्षा के रूप में चल रहा है। तो आइए हम लोग परीक्षा में कैसे प्रश्नों को हल करें, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम इन को हटा देते हैं और उद तथा उद के रूप में चर्चा कर लेते हैं।
हमारे चर्चा का बिंदु वह परीक्षा को लेकर के ही है। तो आइए हम लोग ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं, कुछ शब्दों के उदाहरण को देख करके समझ लेते हैं, ताकि संशय काफी हद तक दूर हो जाए। हालांकि संधि में यह प्रकरण व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है और व्यंजन संधि से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, फिर भी हमको इनका अध्ययन करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले उद लिखें या उत लिखें। तो सबसे पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि उत को उपसर्ग मान लिया जाए। इसमें पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि उत को मूल उपसर्ग मान लिया जाए, यदि उत को मूल उपसर्ग माना जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं कि हम लोग संधि का अध्ययन कर रहे हैं और संधि तभी होता है कि जब मेल होने वाले वर्णों में विकार हो। तो मेल होने वाले वर्णों में विकार हो, अर्थात संधि में विकार का होना आवश्यक है। यदि उत को मूल उपसर्ग मान लिया जाए, यदि उत को हम लोग मान लीजिए मूल उपसर्ग मान लें, तो हमारे पास शब्द मिलते हैं उत्तर, उत्कर्ष, ऐसे तो हमारे सब 7 शब्द आते हैं उत्तर, उत्कर्ष, उत्तेजक हो गया, उत्पादन हो गया, उत्तर हो गया, उत्कर्ष हो गया, उत्तेजक हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पन्न हो गया, उत्सव हो गया, उत्साह हो गया। कुछ ऐसे शब्द आते हैं, इनमें हम लोग उत्तर को क्या लिख सकते हैं, यह हुआ उत्धन्तर। अब यदि उत्तर को उत्धन्तर के रूप में हम लोग लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर में संधि की क्रिया नहीं मानी जाएगी, बल्कि क्या मानी जाएगी, संयोग की क्रिया। उसी प्रकार उत्कर्ष है, हम इसको लिख सकते हैं उत्धन्कर्ष। तो यहां भी संधि नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है, संयोग हो रहा। उसी प्रकार उत्तेजक को क्या लिख सकते हैं, उत्धन तेजक। इसी प्रकार उत्पादन को क्या लिख सकते हैं, उत्धन पादन। इसी प्रकार उत्पन्न, उत्सव, उत्साह को भी लिख सकते हैं। अर्थात यदि हम लोग उत को मूल उपसर्ग मान लिए जाएं तो उत्तर, उत्कर्ष, उत्तेजक, उत्पादन, उत्पन्न, उत्सव, उत्साह ऐसे तमाम शब्द हैं जिनमें संधि की क्रिया नहीं मानी जाएगी, बल्कि क्या मानी जाएगी, संयोग की क्रिया मानी जाएगी। अब हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या बनती है, यदि उद को मूल उपसर्ग माना जाए, यदि क्या हो, यदि उद को मूल उपसर्ग माना जाए तो क्या होगा, उद्गम, उद्भव। तो यदि उद को मूल उपसर्ग माना जाए तो उद्गम, उद्भव, उद्देश्य, उदय। उदय को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उद्धन अय। उदासीन, ये क्या हो जाएगा, उद्धन आसीन।
ऐसे तमाम शब्द हैं। यानी कि यदि उद को मूल उपसर्ग माना जाए तो उद्गम, उद्भव, उद्देश्य, उदय, उदासीन, उद्दीप्त हुआ, उद्वेग हुआ, ऐसे शब्दों में फिर क्या होगा कि संधि की क्रिया नहीं मानी जाएगी, बल्कि क्या मानी जाएगी, संजोग की क्रिया मानी जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ शब्द उत के साथ संधि की क्रिया करते हैं, लेकिन क्या होगा कि उद के साथ संजोग की क्रिया हो जाएगी, जबकि कुछ शब्द उद के साथ संधि करते हैं और वह क्या होगा, उद के साथ उनका संजोग हो जाएगा। यहां तक तो बात हो गई कि जहां तय और द अस्पष्ट हैं। देखिए इसमें उत्तर में तय स्पष्ट है, उत्कर्ष में तय स्पष्ट है, उत्तेजक में तय स्पष्ट है, उत्पादन में तय स्पष्ट है। तो यदि मान लीजिए उत्तर शब्द आ गया और हमको, चूंकि यदि उत को हम मूल उपसर्ग मान लेंगे तो संधि की क्रिया होगी ही नहीं। लेकिन यदि परीक्षा में आ गया कि उत्तर का हम आपको संधि विच्छेद करना हुआ और विकल्प में उद धंतर दे दिया गया है, तब तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में तय और द स्पष्ट है। इसलिए हम लोग द रहेगा तो उद कर देंगे, तय रहेगा तो उद करके हम लोग क्या करेंगे, संधि की क्रिया कर लेंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहां पर न तय दिखाई पड़ता है और न ही द दिखाई पड़ता है। वह कौन से शब्द हैं, जैसे हैं उज्ज्वल, जैसे कौन से हैं, उज्ज्वल है, इसी प्रकार उड्डयन है, उज्ज्वल है, उड्डयन है, उच्छृंखल है, उच्च श्रृंखल है। उसी प्रकार से उल्लास है, उल्लेख है। ऐसे तमाम शब्द हैं जिसमें न तो तय कहीं दिखाई दे रहा है और न तो तय कहीं दिखाई दे रहा है और न क्या हो रहा है कि द कहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात इन शब्दों में उत व उद की पहचान करना काफी कठिन है। तो व्याकरण के लगभग सभी पुस्तकों में, हमने पहले भी बताया कि मैंने 4 प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए जिन्होंने उद को मूल उपसर्ग माना है, और पंडित आधुनिक युग में पंडित कामता प्रसाद गुरु हुए, वासुदेव नंदन प्रसाद हुए, आज डॉक्टर KR महिया हुए, डॉक्टर राघव प्रकाश हुए। उन लोगों ने उत व उद दोनों को ही उपसर्ग माना है। तो विच्छेद करते समय हम लोग उद लिखें या उत लिखें, इस विषय में एक संशय की स्थिति बनी रहती है। यह परीक्षार्थियों के लिए चुनौती की बात रहती है। तो चूंकि हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, तो हम लोगों के लिए एक बीच का रास्ता निकालना अति आवश्यक होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो हम इसको हटा दे रहे हैं। हमको न तो उत के विषय में और न ही उद के विषय में किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है कि परीक्षा में अपने प्रश्न को सही करना है। तो इसका उपाय क्या है, तो हम लोग इसका उपाय देख लेते हैं। इसका उपाय क्या है कि हम लोग उत को करें या उद को मान करके संधि करें या संधि विच्छेद करें। तो परीक्षार्थियों को इस समस्या का निदान कैसे करना चाहिए, तो परीक्षा में हम लोगों को इसका जो निदान है वह है संधि की परिभाषा के आधार पर करना चाहिए। अब संधि की परिभाषा क्या हुई कि संधि में विकार होना आवश्यक है। अर्थात हम उस शब्दांश को चुनेंगे कि जिसके कारण उसमें विकार उत्पन्न हो। दूसरा क्या है, संधि की दूसरा है संधि नियमों के आधार पर करेंगे। संधि नियमों के आधार पर
उद लिखें या उत लिखें, इसमें क्या होगा कि हम लोगों को संधि की परिभाषा देखना है। यानी संधि की परिभाषा के अनुसार क्या उत के साथ वर्ण में विकार हो रहा है अथवा उद के साथ विकार हो रहा है। तो जिसके साथ विकार होगा हम उसी को कर देंगे। लेकिन दूसरी स्थिति बनती है कि यदि दोनों के रहते हुए विकार हो, यानी त और द दोनों के रहते विकार हो जाए, तब क्या करना होगा? तो हमें विकल्पों के आधार पर चयन करना चाहिए, यानी संधि की परिभाषा के आधार पर, संधि नियमों के आधार पर। और तीसरी क्या स्थिति होती है कि विकल्पों के आधार पर, यानी विकल्प के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? उत लिखें अथवा उद लिखें। हमें विकल्प के आधार पर, यानी परीक्षा में जो विकल्प दिया गया है उसी के आधार पर हम लोगों को सही उत्तर लिखना है। कोई भी किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि जिसमें उद और उत दोनों के ही रूप में विकल्प मौजूद हो। यदि दोनों के रूप में विकल्प हो तो आप लोग प्राथमिकता के आधार पर उद को ही मानेंगे। यदि दोनों रहे, मान लीजिए उत दिया हुआ है तो हम लोग उत को मानेंगे। यदि उद दिया हुआ है तो हम लोग उद के साथ मानेंगे। यदि दोनों दिया हुआ है, उत तथा उद दोनों दिया गया है, तो हमें प्राथमिकता के आधार पर उद को ही मानना चाहिए। हमें प्राथमिकता के आधार पर उद को ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि द यदि कैक है, तैत है, पैफ है अथवा दंत से मिलता है तो किसमें बदल जाता है? तो द का आदेश किसमें हो जाता है? त में हो जाता है। तो यदि द के बाद यानी उद के बाद कैक है, तैत है, पैफ है, से हो तो क्या होगा? तो हम उद लिख देंगे। और यदि द के यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? छ हो या टैठ हो तो हम लोग क्या करेंगे? त लिख देंगे। यानी द लिख दें या त लिख दें, इसमें से हम लोग दोनों को भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि हम लोगों को उद को ही प्राथमिकता देनी रहेगी। तो हम लोग क्या उपाय किए कि परीक्षा में हम लोग संधि की परिभाषा के आधार पर, संधि नियमों के आधार पर और विकल्पों के आधार पर करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संधि में विकार आवश्यक है। इस आधार पर उत्तर हुआ, उत्तप्त हुआ, उत्तेजक हुआ, उत्कीर्ण हुआ, उत्साह हुआ आदि शब्दों में हम लोगों को उत मान कर करेंगे तो वह संयोग की क्रिया मानी जाएगी। लेकिन यदि हम लोग उद मान करके करेंगे तो वह संधि की क्रिया मानी जाएगी। जबकि उद्भव हुआ, उद्गम हुआ, उद्योग हुआ, उदय हुआ, इन शब्दों में हम यदि उत मानकर विच्छेद करेंगे तो ही विच्छेद होगा। उद मानेंगे तो क्या हो जाएगा? संयोग की क्रिया हो जाएगी। हम लोगों ने प्रथम नियम के अनुसार पढ़ा है कि यदि त के बाद स्वर आता हो, त के बाद स्वर आता हो अथवा वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण आता हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन आते हो अथवा है आता हो तो त का आदेश द में हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जब यह शब्द आएंगे उद्भव, उद्गम, उद्योग, उदय आदि, तो हम लोग इसी आधार पर त को ही मानेंगे, उत को ही मानेंगे। क्योंकि त का आदेश किसमें हो जाएगा? द में हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जब उज्ज्वल, उड्डयन, उच्छादन, उत्शृंखल आदि शब्दों में वर्तमान परंपरा के अनुसार उद अथवा उत में से कोई भी विकल्प कोई भी मान करके हम लोग संधि की क्रिया कर सकते हैं। यदि विकल्प में उद है तो उद का चयन करना चाहिए। क्योंकि तृतीय नियम से द पहले त में आदेश होता है, फिर त आगे जाकर आने वाले व्यंजन के अनुसार आदेश होता है। अतः इन शब्दों का विच्छेदन उत मानकर भी किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि प्राथमिकता उद को ही देंगे। तो
प्राथमिकता किसको देंगे? उद को ही देंगे। इसीलिए हम लोग पुस्तकों में देखते हैं कि उज्ज्वल है तो किसी किसी पुस्तक में दिया हुआ है उत धन ज्वल, और किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में दिया हुआ है उत धन ज्वल। तो नियमानुसार यह भी सही है उत धन ज्वल, और नियमानुसार उद धन ज्वल दोनों सही है। लेकिन चूंकि उद को ही मूल उपसर्ग माना जाता है, इसीलिए उद धन ज्वल को प्राथमिकता के आधार पर आप लोग उद धन ज्वल को ही हल करिए, लगाइएगा। नियमानुसार दोनों सही हैं। यदि विकल्प में उत धन ज्वल दिया गया है तो उत धन ज्वल को हम लोग सही करेंगे। यदि उद धन ज्वल दिया गया है उद धन ज्वल पर हम लोग टिक मारेंगे। यदि दोनों दिया गया है तो उद धन ज्वल को मानेंगे। हालांकि परीक्षाओं में बहुत से भर्ती बोर्ड हैं वह उद को सही मानते हैं, अथवा कुछ भर्ती बोर्ड हैं वह उद को ही सही मानते हैं। लेकिन आप लोग उत धन ज्वल और उद धन ज्वल, उत और उद दोनों दिए हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर उद को ही सही मानिएगा। तो उद और उत में हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि यदि उत को मानने पर संधि की क्रिया संपन्न हो रही है तो उत को मूल उपसर्ग मान लेंगे। यदि उद को मानने पर संधि की क्रिया हो रही है तो उद को मानेंगे। यदि उत और उद दोनों दिया गया है तो हम लोग उद को प्राथमिकता के आधार पर मानेंगे। उम्मीद है कि उत और उद को लेकर के यह संशय दूर हो गया होगा। आइए हम लोग दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो हमारे अध्ययन का जो दूसरा बिंदु है वह है तद है अथवा तत् है। हमारे अध्ययन का जो दूसरा बिंदु है वह है तद है अथवा तद है अथवा तत् है। तद क्या है? तद एक सर्वनाम है। तद क्या है? तद एक सर्वनाम है। हमने जिस प्रकार से देखा कि उद अथवा उत एक उपसर्ग है, तो तद क्या है? तद एक सर्वनाम है जिसका हम लोग अगर विभक्ति रूप चलाते हैं तो नपुंसक लिंग में यह प्रथमा विभक्ति, नपुंसक लिंग में यह प्रथमा विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में इसका जो एक वचन रूप होता है वह किस रूप में होता है? तत्। इस प्रकार से चलता है तत् ते तानि, तत् ते तानि। तो चूंकि हमें अध्ययन तत् और तद के रूप में ही करना है, तो चूंकि सर्वनाम जो है वह कौन सा है? तद है। लेकिन इसका जब रूप चलता है तो वह तत् के रूप में चलता है। यहीं से मेरे समझ में यही से सारी समस्या उत्पन्न हुई। क्योंकि यह बताते हुए मुझे कोई भी संकोच नहीं है कि मैंने हिंदी व्याकरण को कभी भी अपने जीवन काल में अकादमिक मैंने डिग्री लेते समय मैंने हिंदी व्याकरण को कभी नहीं पढ़ा है। मैंने हिंदी व्याकरण का जितना भी अध्ययन किया है मैंने स्व अध्याय से किया है, अपने अनुभव से किया है। मेरा बैकग्राउंड हमेशा साइंस का रहा है, फिर भी हिंदी से मुझे लगाव है, प्रेम है। इसीलिए मैं हिंदी को अधिक प्रेम से पढ़ता हूं और मुझे हिंदी समझ में अच्छी तरह से भी आती है। तो हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम क्या है? तद है। लेकिन इसका जो विभक्त रूप चलता है वह किस रूप में चलता है? तत् के रूप में चलता है। यह तत् क्या है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तत् वह तद की जो स्थिति है वह उत और उत जैसी है। जिन शब्दों में तत् के होने से संयोग की स्थिति बनती है, जिन शब्दों में क्या हो, इसको भी हम लोग देख लें कि यदि तत् मूल रूप में माना जाए, यदि क्या हो कि तत् जो है वह मूल रूप में माना जाए तो इसमें क्या होगा? जैसे हुआ तत्काल,
तत्पर, तत्सम, तत्परायण, ऐसे ही कुछ शब्द हुए। जैसे क्या हुआ कि तत्काल हुआ, तत्पर, तत्सम हुआ, तत्पुरुष हुआ, तत्परायण हुआ, तत्क्षण हुआ। यदि इन शब्दों में हम तत् को मूल रूप में मान लें, ऐसे और कई शब्द हैं, तो उसमें क्या होगा, यह क्या होगा, तत्धन काल। यह क्या होगा, तत्धन पर। यह क्या हुआ, तत्धन शब्द। यानी यदि तत्काल का हम लोग तत्धन काल के रूप में विच्छेद करेंगे, तत्पर का तत्धन पर के रूप में विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा कि यहां पर संधि की क्रिया नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, संयोग की क्रिया होगी। उसी प्रकार से यदि क्या करना है कि यदि हमको इन शब्दों में परीक्षा में चूंकि प्रश्न आ गया कि इनका संधि विच्छेद करिए, तो यदि हमारे पास तत्सम है तो यदि विकल्प में दिया हुआ है कि संयोग है तो संयोग पे लिखेंगे, नहीं तो यदि संधि करना ही करना हुआ तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तदधन शब्द के रूप में संधि कर देंगे, तदधन शब्द के रूप, तदधन सम के रूप में कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम पढ़ा है उसमें तय का, उसमें द यदि दंत स से मिलता है तो वह तय में आ जाता है, तो ये नियमानुसार तदधन सम अगर कर देंगे तो वह संधि के रूप में सही हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ शब्द हैं जैसे तज्जन्य है, तत्टीका है, तल्लीन है, आदि में भी संधि की क्रिया तत् मानकर ही किया जाता है। संधि की क्रिया किसमें मान के किया जाता है, जैसे है तट्टीका हुआ, तल्लीन हुआ, इन शब्दों में क्या माना जाता है, तो इन शब्दों में तत् मान करके संधि की क्रिया किया जाता है। यदि इन शब्दों का विच्छेद तद मानकर किया जाता है तो वह भी क्या होता है, नियमानुसार सही है, किंतु तद व तत् में तत् को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। हमने क्या बताया कि उद तथा उत में, उद तथा उत में उद को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, लेकिन तद तथा तत् में किसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, तत् को प्राथमिकता देना चाहिए। क्यों, क्योंकि तद क्या है, यह नपुंसक लिंग है, सर्वनाम का नपुंसक लिंग है। तद क्या है, वह सर्वनाम का नपुंसक लिंग है, और जब इसका रूप चलता है तो तत् के रूप में चलता है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो जब वह विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है तो वह तत् के रूप में ही आता है। तो यदि विकल्प में तय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो तो हमको उसका संधि विच्छेद तद के रूप में करना चाहिए। तत् के साथ करने पर वह संयोग की क्रिया हो जाएगी। बाकी अन्य जगहों पर हम लोग संधि की क्रिया अथवा संधि विच्छेद की क्रिया तत् मान कर ही करेंगे। किसको मान के करेंगे, तत् मान करके करेंगे। उम्मीद है कि यह बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आइए हम लोग तीसरे शब्द युग्म को देख लेते हैं। यानी हम लोग उद और उत में से उद को प्राथमिकता देंगे, तद और तत् में से तत् को प्राथमिकता देंगे। आइए हम लोग जो तीसरी स्थिति है उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरी स्थिति क्या है कि सत अथवा सद। तो सत एक क्या है, सत एक विशेषण होता है। सत क्या होता है, सत एक विशेषण होता है। किस अर्थों में प्रयोग होता है, तो यह अच्छा के अर्थ में, सत्य के अर्थ में, नित्यवान के अर्थ में प्रयोग होता है। यानी जो अच्छा हो, सत्य हो, सुंदर हो, उसके अर्थ में प्रयोग होता है। सत क्या है, तो सत हिंदी भाषा में एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। संधि की क्रिया में प्रायः सत का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सत का ही प्रयोग किया जाता है, और सत को ही
मानक माना जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, हम उसको लिख दे रहे हैं। जैसे कौन से शब्द हैं, जैसे सत्कार हुआ, सत्कर्म हुआ, सत्संग हुआ, सत्कार हुआ, सत्कर्म हुआ, सत्संग हुआ, सतपथ हुआ, और सतकाल हुआ। हाँ, ऐसे 5-6 शब्द हैं जो जिसमें त स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग इनका संधि विच्छेद सत धन काल के रूप में करेंगे तो यह संधि नहीं होगी, यह बल्कि क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। यदि परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चूंकि हम लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से सही करना है, तो हम लोग सत धन काल नहीं लिखेंगे, सत धन काल लिख देंगे तो यह संयोग होगा। हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसको सत धन काल के रूप में ही करेंगे। हालांकि मानक शब्द जो होता है वह सत ही होता है, मानक शब्द जो होता है वह सत ही होता है। इसलिए हम लोग सद को केवल परीक्षा में विकल्प के रहने पर ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उम्मीद है उद और उत में, तद अथवा तत् में, सत अथवा सद में आप लोग समझ गए होंगे कि किसको प्राथमिकता देनी है। तो आइए हम एक साथ तीनों को लिख देते हैं। तो पहली स्थिति बनती है कि उद अथवा उत। बी बनता है तद अथवा तत्, और सी बनता है सत अथवा सद। तो मैंने अभी पहले भी चर्चा किया हम लोगों ने कि यदि बीच में यदि शब्द के बीच में द दिखाई देता हो तो उत मान करके संधि कर देंगे। यदि बीच में त दिखाई देता हो तो हम लोग उद मान करके संधि कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें परीक्षा में उसे सही करना है। लेकिन मानक रूप में उद ही सही है। मानक रूप में क्या है? उद ही सही है। जहां त और द दोनों नहीं दिखाई देंगे वहां पर हम लोग उद को कर देंगे। दूसरी स्थिति है कि तद अथवा तत् में क्या करेंगे, तो जहां बीच में त दिखाई पड़ेगा यानी संधि वर्ण जहां त के रूप में होगा वहां तद कर देंगे, और जहां पर तद के रूप में द के रूप में दिखाई देगा वहां त कर देंगे। लेकिन जहां पर त और द दोनों नहीं दिखाएंगे देंगे वहां पर मानक रूप में हम तत् को करेंगे। फिर क्या है, सत और सद में कोई संशय नहीं है, हमेशा सत ही मानक रूप में रहता है। लेकिन यदि कोई शब्द है जिसमें संधि वर्ण आधा त के रूप में दिखाई दे रहा है और संधि की क्रिया करना आवश्यक ही है तो हम वहां सद को लिख देंगे। उम्मीद है कि उद, उत, तद, तत्, सद और सद के विषय में आपका संशय कंफर्म हो गया होगा, मिट गया होगा। तो यहीं पर हमने सोचा कि एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह स्पष्टीकरण पसंद होगा। हमारी कक्षा को यदि आप लोग पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।